नमस्कार मित्रों। आज हम जिस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक बैंक पेंशनर की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, बल्कि देश के लाखों सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के भविष्य, सम्मान और जीवन की गरिमा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रश्न भी है। आज जो सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी या उनका परिवार सरकार से अपनी पेंशन अपडेशन की मांग कर रहा है, इन्हीं लोगों ने कभी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जोखिम उठा करके बैंकिंग व्यवस्था की साख को वर्षों तक अपने कंधों पर टिकाए रखा था। लेकिन यही लोग आज अपनी पेंशन को लेकर सरकार द्वारा दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार पा रहे हैं, उसे झेल रहे हैं। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशन के लिए बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 की धारा 35 के अनुसार उनके अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन के 50% पर पेंशन का निर्धारण किया जाता है और यही इसका कानूनी आधार भी है। वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स के अंतर्गत भी मूल सिद्धांत यही है कि अंतिम वेतन के 50% पर पेंशन निर्धारित की जाती है। लेकिन मित्रों, यहां एक बुनियादी अंतर पैदा कर दिया गया है। जहां बैंक पेंशन में अपडेशन या नियमित रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हर वेतन आयोग की सिफारिशों घोषणा के साथ स्वतः संशोधित होती रहती है। अर्थात केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन समय के साथ अपने आप बढ़ती जाती है, जबकि बैंक पेंशनर दशकों पुरानी अपनी उसी मूल पेंशन पर टिके रहते हैं। उनको वही पैसा मिलता रहता पुराना वाला। इसे ऐसे समझिए, उदाहरण देके मैं बताता हूं कि मान लीजिए स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर, जो बड़ा अधिकारी होता है, वरिष्ठ होता है, वो वर्ष 2000 में रिटायर हुआ और उसकी पेंशन उस समय 15,000 रुपए के आसपास निर्धारित हुई। तो आज भी उसे महंगाई भत्ता इत्यादि जोड़ करके भी लगभग 20-21 हजार रुपए के आसपास ही पेंशन मिल पा रही है। लेकिन यदि उसी जनरल मैनेजर स्तर का कोई केंद्रीय सरकारी अधिकारी और उसी वर्ष 2000 में रिटायर हुआ, तो उसे भी पेंशन उस समय 15,000 रुपए मिल रही थी, क्योंकि 50% का तो नियम ही है। लेकिन उसकी पेंशन वेतन आयोगों की घोषणा के अनुसार स्वतः संशोधित होती रहती है और आज वह लगभग 35,000 से 40,000 रुपए के बीच में पेंशन प्राप्त कर रहा होगा। और यही असमानता इस पूरी लड़ाई की जड़ है। मित्रों, इसी अन्याय को लेकर के बैंक के एक सेवानिवृत्त अधिकारी MC सिंगला ने वर्ष 2013 में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था और यह मामला 2016 में सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध भी हुआ था MC सिंगला एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। इस मामले में मूल प्रश्न यही है कि क्या बैंक पेंशनरों को भी हर 5 वर्ष में पेंशन रिवीजन का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसमें प्रश्न यह भी उठा था, जो परोक्ष प्रश्न था, कि क्या सरकार बैंक पेंशनरों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से कम आंकती है, उनसे कमतर मानती है। क्या बैंक पेंशनर वास्तव में देश के दोयम दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि अगर बराबर नहीं मिल रही तो यह प्रश्न ऑटोमेटिक उठा उसमें। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 2026 में भी इस मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो पाया मित्रों, और मुख्य याचिकाकर्ता जो सिंगला जी थे, अब वो इस संसार में भी नहीं रहे। मित्रों, विडंबना देखिए, एक ही देश में जहां केंद्रीय सरकारी पेंशनर हर वेतन आयोग के साथ अपनी पेंशन खुद अपडेट पाते हैं, और तो और छोड़िए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो स्वयं सार्वजनिक बैंकों का नियामक बैंक है, निगरानी बैंक है, उसने भी अपने अधिकारियों की पेंशन को नोशनल और वास्तविक आधार पर अपडेट करके लागू भी कर दिया है। मतलब बिल्कुल साफ है कि देश का वित्त नियामक बैंक वो भी ये स्वीकार कर रहा है कि पुरानी पेंशन को वास्तविक वर्तमान स्थिति के अनुसार ठीक करना आवश्यक है। वहीं सरकार और IBA के अड़ियल रवैये के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारी दशकों पुरानी मूल पेंशन पर दयनीय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर है। ये केवल आर्थिक अन्याय नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। सरकार और IBA का तर्क यह है कि बैंकों का फंड अलग है और पेंशन बढ़ाने से बैंकों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए पेंशन का अपडेशन संभव नहीं है। लेकिन वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में DS नाकरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक निर्णय में साफ साफ कहा था कि पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं है, बल्कि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है। केवल वित्तीय कठिनाई समानता के अधिकार को समाप्त करने का आधार नहीं बन सकती। यदि किसी वर्गीकरण को लागू किया जा रहा है तो उसके पीछे स्पष्ट, तार्किक और संवैधानिक आधार होना चाहिए। केवल यह कह देना कि हमारे पास संसाधन कम है या ये नीति का विषय है, संविधान के सामने पर्याप्त तर्क नहीं बन सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था मित्रों। IBA और सरकार को भी अब ये बात बतानी चाहिए, ये सिद्ध करना चाहिए
कि समान पद, समान सेवा और समान जिम्मेदारी निभाने वाले बैंक अधिकारी और केंद्रीय अधिकारियों के बीच पेंशन का यह अलग व्यवहार संविधान के समानता के व्यवहार का किस तरीके से उल्लंघन नहीं है और वो किस आधार पर इसे उचित और सही ठहरा सकते हैं। लेकिन वे आज तक ये प्रमाण न तो दे पाए हैं और न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाए हैं। मित्रों, यदि सरकार और आईबीए के स्तर को मान भी लिए कि हर विभाग की सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं, तो उन्हें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसपीएस वेंस के निर्णय को एक बार फिर से और ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह मामला भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा हुआ था। एसपीएस वेंस लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे जो रिटायर हुए थे। कुछ अधिकारी 1996 से पहले रिटायर हुए थे और कुछ 1996 के बाद रिटायर हुए थे। सरकार ने बाद में रिटायर होने वालों की पेंशन नई और बेहतर स्केल के अनुसार फिक्स कर दी थी, लेकिन पहले रिटायर हुए अधिकारियों को पुराने पेंशन ढांचे में ही छोड़ दिया था। परिणाम यह हुआ कि पद वही, रैंक वही, सेवा वही, जिम्मेदारी भी वही, संस्थान भी वही, लेकिन केवल रिटायरमेंट की तारीख अलग हो जाने से पेंशन में भारी अंतर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन माना था और एक समान पेंशन देने के आदेश दिए थे। तो मित्रों, अब यही सिद्धांत बैंक पेंशनरों पर लागू क्यों नहीं होंगे? यदि सेना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को समानता का यह संरक्षण सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशनरों को इससे बाहर रखना संविधान की आत्मा को कुचलने के जैसा है। यदि एक ही श्रेणी का बैंक अधिकारी 2005 में रिटायर हुआ और दूसरा 2015 में, दोनों का पद वही, उत्तरदायित्व वही, संस्थान वही, सेवा वही, तो केवल इस आधार पर कि एक पहले रिटायर हुआ था अधिकारी, उसकी मूल पेंशन जीवन भर वही रहेगी और जो दूसरा हुआ उसको नए पे दिया जाएगा पेंशन। यह वही भेदभाव है जिसे एसपीएस वेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया था। मित्रों, ठीक ऐसा ही मामला 2020 में ऑल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन बनाम राज्य सरकार के बीच भी आया था। वहां भी नई पेंशन से बाद में रिटायर होने वालों की पेंशन बढ़ गई थी, लेकिन पहले से रिटायर कर्मचारियों को पुराने ढांचे में ही छोड़ दिया गया था। सरकार ने फिर वहीं पर पुराना तर्क रखा कि यह नीति और वित्त का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि डेट ऑफ रिटायरमेंट बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी अ वैलिड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, अर्थात रिटायरमेंट की तारीख अपने आप में कोई वैध वर्गीकरण नहीं हो सकती। अदालत ने दोहराया कि पेंशन अधिकार है, कोई दया नहीं, और समान सेवा वालों के साथ स्थायी भेदभाव अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। अतः पुराने पेंशनरों को भी नई व्यवस्था का लाभ देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। इन तीन निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट के तीन मजबूत सिद्धांत निकलते हैं मित्रों। पहला, पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, दया नहीं। दूसरा, समान पद और समान सेवा वालों में केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा सिद्धांत निकलता है कि समानता का अधिकार समाप्त करने के लिए सरकार वित्तीय बोझ को कोई बहाना नहीं बना सकती, जैसे आईबीए बना रही है बार बार। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पेंशन केवल कानून का विषय नहीं है, यह नीति, नैतिकता और सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। जिसने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष बैंक को दिए हो, जिसने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना सहयोग दिया हो, उससे यह अपेक्षा करना कि वह दशकों पुरानी मूल पेंशन के साथ अपने बुढ़ापे में दवाइयों और महंगाई से जूझते जीवन गुजारे। यह मामला अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ता है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में बार बार कह चुका है कि अनुच्छेद 21 का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। जब एक बुजुर्ग पेंशनर अल्प पेंशन में इलाज, दवा और बुनियादी जीवन आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है, तो यह उसके गरिमामय जीवन के अधिकार का हनन ही है। पेंशन केवल आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि वृद्धावस्था में जीवन की न्यूनतम सुरक्षा मानी जाती है मित्रों। और यही स्थिति अनुच्छेद 301 में भी है, जो संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत से भी जुड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में कहा है कि पेंशन कर्मचारी की संपत्ति के समान है, जिसे कानून के बिना छीना नहीं जा सकता। और जब सरकार बिना किसी वैध और तार्किक आधार के पेंशन के वास्तविक मूल्य को वर्षों तक स्थिर रखती है, जिससे कि क्रय शक्ति घट जाती है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की अर्जित संपत्ति से वंचित करने और उसे छीनने के समान ही है कि अगर आप पेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं तो। भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल वाजपेयी जी ने भी देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन करते हुए कहा है कि यह मामला केवल वेतन या राशि का नहीं है,
ये गरिमा, समानता और उस विश्वास का मामला है जो एक नागरिक अपने संविधान और अपनी न्यायपालिका पर करता है। यदि नाकरा, एसपीएस वेंस और आल मणिपुर जैसे सिद्धांत सेना, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू किए जा सकते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशनरों को उनसे बाहर रखना न्याय की आत्मा के विरुद्ध ही होगा। यह अनिल वाजपेयी जी का कहना है। वहीं कानपुर स्टेट बैंक से रिटायर्ड रवि द्विवेदी कहते हैं कि जब सरकार और आईबीए को राजनीतिक लाभ के लिए बैंकों के मुनाफे जनता को बताने होते हैं, प्रचार करना होता है, तब वे बैंकों की देश की व्यवस्था का स्तंभ बताते हैं। लेकिन जैसे ही पेंशन रिवीजन की बात आती है, धन की कमी बताई जाने लगती है। वास्तव में धन कोई समस्या नहीं है। देश ने देखा है कि हजारों करोड़ रुपए के लोन, ऋण राइट ऑफ कर दिए गए, जिन्हें कभी वसूल नहीं किया जा सकता। यदि सरकार केवल उसी डूब चुकी राशि का, डूबे हुए लोनों का एक छोटा सा भी हिस्सा बैंकों को वापस कर दे, तो वही धन देश के सभी बैंक पेंशनरों के अपडेशन का पूरा बोझ उठा सकता है। यह रवि द्विवेदी जी कह रहे हैं। उधर मित्रों, आप लोगों ने भी देखा है कि एक आतंकी के लिए आधी रात में अदालत खुल गई और एक बेसहारा पशु के अधिकार के लिए भी तत्परता दिखाई गई। लेकिन क्या 80-90 वर्ष के वे बुजुर्ग बैंक पेंशनर जिन्होंने देश की आर्थिक रीढ़ खड़ी की हो, इस संवेदनशीलता के अधिकारी नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि न्याय में विलंब न्याय से वंचित किए जाने के समान है, तो बैंक पेंशन अपडेशन जैसे इस मानवीय विषय को प्राथमिकता पर सुनकर के शीघ्र निर्णय दिया जाना ही चाहिए, ताकि जिनके साथ वर्षों से भेदभाव किया जा रहा हो, वे अंतिम वर्षों में अपमान नहीं बल्कि समान और समानता के साथ जी सके। कम से कम याचिकाकर्ता के जीवन में भी तो उसे सुन लेना चाहिए। मित्रों, आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।